नमस्कार बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का पहला लेसन सत्ता की साझेदारी करेंगे। ये लेसन आपको 10वीं में भी हेल्पफुल रहेगा और साथ में आप आगे अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। आज सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, अगर इसको हम अलग अलग करके देखें। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता का मतलब क्या होता है? पावर, मतलब किसी राज्य किसी देश को चलाने वाली शक्ति। जरूरी नहीं कोई राज्य या देश को चलाने वाली शक्ति ही सत्ता कहलाएगी। अगर हम किसी एक क्षेत्र को लेके चलते हैं, उसको चलाने वाली शख्सियत है, इंसान है, उसके पास अगर पावर है उस राज्य को या उस क्षेत्र को चलाने की, तो उसको भी हम सत्ता कहेंगे। और साझेदारी का मतलब क्या होता है? शेयरिंग, हिस्सेदारी। मतलब एक ऐसा राज्य है जहां पर सबको बराबर की हिस्सेदारी हो देश को चलाने में या सत्ता को चलाने में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सभी को अपने देश की हिस्सेदारी में बराबर शेयरिंग मिली हुई है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सरकारों का बंटवारा हो, मतलब केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय सरकार तक सबको मतलब एक हिस्सेदारी मिली हुई है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? सत्ता की साझेदारी। तो सरल शब्दों में अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो क्या होगा? किसी भी राज्य या देश को चलाने के लिए उस देश की सभी शक्तियों की बराबर की हिस्सेदारी सत्ता की साझेदारी कहलाती है। तो ये किसी भी देश के लिए बहुत ही जरूरी होती है, खासकर लोकतांत्रिक देश के लिए तो सत्ता की साझेदारी का बड़ा ही महत्व है। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या होता है कि उस देश के अमीर गरीब सबको आगे बढ़ने का बराबर का मौका मिलता है। वो तब मिलेगा जब सत्ता की साझेदारी में अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के समुदाय के लोग बराबर की हिस्सेदारी लेकर चलेंगे, तो वो देश आगे बढ़ने की कोशिश में रहेगा। तो सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से तरीके हैं कि सत्ता की साझेदारी किन तरीकों से दिखाई देती है कि हाँ उस देश में सत्ता की साझेदारी है। तो सत्ता की साझेदारी के तरीके 4 पॉइंटों के द्वारा हम क्लियर करेंगे। पहला है सरकार के अंग, कि जिनके द्वारा आप ये कह सकते हैं कि हाँ देश में सत्ता की साझेदारी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सरकार के अंग। 9th क्लास में भी आप पढ़ के आएंगे सरकार के कौन कौन से अंग है। 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं लोकतांत्रिक देश में। तो विधायिका का क्या अर्थ है? विधायिका से हमारा अभिप्राय है जो देश की कानून व्यवस्था के लिए कानून बनाती है, देश के शासन को चलाने के लिए, देश की नियम कायदों को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? विधायिका का। देश में कानून बनाने की जो संस्था है उसको क्या कहते हैं? विधायिका। जैसे हमारे देश में कानून बनाने की संस्था कौन है? संसद। तो वो क्या है हमारे लिए? विधायिका। राज्य में कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? विधानसभा में। उसके बाद आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका से हमारा क्या अभिप्राय है? कार्यपालिका से हमारा तात्पर्य है, हमारा अर्थ है कि जो विधायिका ने जो कानून बना दिए उन कानूनों को लागू करने का अधिकार किसके पास है? हमारी कार्यपालिका के पास। जैसे हमारी जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो उन कानूनों को लागू करती है। हमारा जो कर्मचारी तंत्र है, अधिकारी है, उन कानूनों को लागू करते हैं, तो क्या कहलाएगी? कार्यपालिका। और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। जो हमारे न्यायालय है, कोर्ट है, तो ये क्या है? न्यायपालिका। तो इसका क्या कार्य है न्यायपालिका का? विधायिका ने जो कानून बना दिए और कार्यपालिका अगर उन कानूनों को लागू नहीं करती या कानूनों को जो तोड़ता है उसको सजा देने का या कानूनों को सही ढंग से लागू करवाने का काम किसका है? न्यायपालिका का। तो सरकार के ये जो 3 अलग अलग अंग है, इनकी भी सत्ता में क्या है? बराबर की साझेदारी है। उसके बाद आता है सरकार के स्तर। सरकार के 2 स्तर हैं,
नंबर 1 संघीय सरकार और नंबर 2 राज्य सरकार। सरकार के कौन कौन से स्तर हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को हम क्या कहेंगे? संघीय सरकार, और राज्य सरकार है जो प्रादेशिक सरकार। तो संघीय सरकार से हमारा क्या तात्पर्य है? संघीय सरकार से हमारा तात्पर्य है पूरे देश को चलाने के लिए जो केंद्र की जो सरकार होती है उसको हम संघीय ढांचा या संघीय सरकार बोलते हैं। और राज्य सरकार क्या है? एक राज्य तक सीमित हो, एक राज्य का विशेष जो एक एरिया होता है, भौगोलिक क्षेत्र होता है, उस तक सीमित होती है। अपने राज्य के लिए कानून बनाती है, अपने राज्य में कानून व्यवस्था को बनाती है, अपने राज्य में ठीक ढंग से शासन को चलाने की उनकी अलग अलग व्यवस्थाएं करती है। तो ये भी क्या है? एक सत्ता की साझेदारी। पूरे देश को एक व्यक्ति न चलाकर, एक प्रकार की सरकार न चलाकर, तो उस देश में स्तर बांट दी, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। वैसे तो एक और स्तर होता है स्थानीय सरकार, जो जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन ये क्या है? राज्य सरकार के ही अधीन होकर काम करते हैं। वैसे तो राज्य सरकार भी क्या है? केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर चलती है। कुछ ऐसे कानून है जो केंद्र सरकार जो नियम कायदे बनाती है, उन्हीं के अनुसार राज्य सरकार को काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पास अपने भी कुछ अधिकार हैं, अपने भी कुछ स्वतंत्र निर्णय लेने की उनके पास शक्ति है। तो ये भी क्या है? सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा तरीका है। उसके बाद क्या है? तीसरा पॉइंट, समूह। समूह में क्या आ जाएगा? भाषीय आधार पर, धार्मिक आधार पर। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम बेल्जियम का लेंगे। हमारे इसी लेसन के भाग नंबर 2 में हम बेल्जियम और श्रीलंका की जो सरकारें हैं, जो वहाँ की स्थिति है, उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो भाषीय आधार पर भी एक सरकार होती है, जहाँ जिस देश में अलग अलग भाषा के स्तर पर देश बटा हुआ हो, वहां पर अगर भाषा के आधार पर, जैसे बेल्जियम का ही हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पर डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 60 और 40 के रेशो में है। तो वहां पर एक अन्य प्रकार की सरकार का निर्माण किया गया भाषा के आधार पर, जिसको हम क्या बोलेंगे? सामुदायिक सरकार। तो ये भी क्या है? एक सत्ता की साझेदारी है कि किसी भाषा के आधार पर किसी सरकार का गठन किया जाए। धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर हम अगर किसी को शक्तियां देते हैं, तो भी ये क्या है? एक सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा तरीका है कि सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को जहां पर बराबर का दर्जा मिले। तो ये भी एक सत्ता की साझेदारी का अच्छा एग्जाम्पल है। नंबर 4, राजनीतिक दल और दबाव समूह। ये भी सत्ता की साझेदारी में अपने एक अहम भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिकल पार्टी। हर देश में मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। जैसे भारत में क्या है? बहुदलीय प्रणाली है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर एक दलीय प्रणाली है, एक ही पार्टी है। या कई जैसे चाइना है, चाइना में एक दलीय शासन प्रणाली है। इंग्लैंड है, वहां पर द्विदलीय शासन प्रणाली है। लेकिन भारत में क्या है? बहुदलीय शासन प्रणाली है। यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। तो इन सब के पास क्या है? सत्ता को प्राप्त करने का एक मौका होता है। जब भी चुनाव होता है देश में लोकसभा का, तो सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिलता है अपने चुनाव लड़ने का। जिस भी पार्टी की सीटें ज्यादा आती है, बहुमत आता है, वो सरकार बनाकर देश में सत्ता को संभालता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि देश में किसी एक पार्टी को ही मौका मिलता है। तो यहाँ पर सभी पार्टियों को, सभी राजनीतिक दलों को बराबर के मौके मिलते हैं। तो ये भी क्या है? सत्ता की साझेदारी का अच्छा एग्जाम्पल है कि सबको सत्ता में आने का भरपूर मौका मिलता है। और दबाव समूह क्या होता है? प्रेशर ग्रुप। तो दबाव समूह की भी एक लोकतांत्रिक देश में सत्ता को चलाने में एक अहम भूमिका होती है। अगर दबाव समूह नहीं होंगे तो सरकार अपनी मन मर्जी से काम करेगी, सरकार अपने तरीके से काम करेगी। तो दबाव समूह वो समूह होता है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। अपनी नीतियों को मनवाने के लिए कोई भी संगठित या असंगठित समूह सरकार के ऊपर जो दबाव डालता है, लेकिन वो मांगे जायज होने चाहिए।
अपनी जायज मांग को मनवाने के लिए कोई भी संगठित और असंगठित समूह जब सरकार पर अपना दबाव डालता है तो क्या कहलाता है? दबाव समूह। तो किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए दबाव समूह या विपक्ष का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, सरकार के गलत कार्यों पर प्रश्न उठाते हैं, न्यायपालिका का सहारा लेकर सरकार की नीतियों को बदलने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी देश को दबाव समूह या राजनीतिक दल एक अहम भूमिका निभाते हैं उस देश की सरकार को अच्छे ढंग से काम करने के लिए। तो ये जो हमने पढ़ा सरकार के अंग, जो 3 अंग है, सरकार के जो स्तर संघीय और राज्य स्तर है, सरकार के जो समूह है या राजनीतिक दल या दबाव समूह है, इन सब का क्या है? सत्ता की साझेदारी में अपना एक अलग महत्व है। तो अच्छे से समझ चुके होंगे आप सत्ता की साझेदारी का अर्थ और इसके कौन कौन से तरीके हैं। अब बात आती है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कि किसी भी देश के लिए सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। क्या इसका किसी देश के आकार से, ये भी आपका एक पाठ्य पुस्तक का एक प्रश्न बनेगा कि सत्ता की साझेदारी का किसी देश के आकार से या वहां की जनसंख्या से कोई लेना देना है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं। सत्ता की साझेदारी किसी भी छोटे से छोटे देश के लिए, किसी भी बड़े से बड़े देश के लिए बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि वहां पर रहने वाले सभी लोगों को बराबर का हक मिले अपने देश की सरकार को चलाने में, अपने देश की विकास की भागीदारी में। क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर एक ही समूह के लोग रहते हैं, एक ही धर्म के लोग रहते हैं, एक ही भाषा के लोग रहते हैं। तो सभी देशों में सभी अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समूह के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इसलिए सभी देशों में सत्ता की साझेदारी का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो जो बहुसंख्यकवाद है, बहुसंख्यकवाद, तो ये हमारा पॉइंट भी है। बहुसंख्यकवाद से हमारा क्या तात्पर्य है कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा देश जहां पर एक विशेष समूह की संख्या ज्यादा हो, उसको हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। जैसे भारत में बहुसंख्यकवाद क्या है? अगर हम धर्म के आधार पर कहें तो हिंदू की जनसंख्या लगभग 80% के आसपास है, तो इसको क्या कहेंगे हम? बहुसंख्यकवाद। और अल्पसंख्यकवाद, अल्प का मतलब कम, संख्या का मतलब नंबर, कि जिनकी संख्या कम हो किसी विशेष क्षेत्र में या विशेष राज्य में, तो उसको क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है ताकि जो बहुसंख्यकवाद है वो अल्पसंख्यक लोगों का शोषण न करे, ये शोषण का शिकार न हो, इनको भी अपने देश की साझेदारी में बराबर का हिस्सा मिले। इसलिए किसी भी देश की विकास में सत्ता की साझेदारी का होना बहुत ही जरूरी है। और भारत जैसे देश में तो सत्ता की साझेदारी का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें तो बहुत बड़ा देश है। अलग अलग धर्मों के भी लोग मतलब काफी संख्या में है। हिंदू जैसे हमने बताया कि बहुसंख्यकवाद है, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, जो हिंदुओं से कम है वो सभी अल्पसंख्यक कहलाएंगे, चाहे उसमें मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, तो ये सभी क्या है? अल्पसंख्यक है। तो इनकी संख्या हिंदुओं की संख्या की तुलना में बहुत कम है। तो हमारे देश में आप देखेंगे तो सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, बड़े बड़े पदों पर आसन ग्रहण किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उस स्तर पर पहुंचे हैं। जैसे आप देखेंगे सिखों में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो भी एक अल्पसंख्यक है, उसने भी देश के सबसे बड़े पद पर आसन ग्रहण किया राष्ट्रपति के रूप में। तो ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो एक मिलीजुली सरकार का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाती है? सत्ता की साझेदारी। एक होता है जातीय समूह, एक ऐसा समूह जहां पर एक विशेष जाति के, विशेष संस्कृति के लोग ही रहते हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि हमारे भी देश की सत्ता में हिस्सेदारी हो। और वो कब होगी? जब देश में क्या है? सत्ता की साझेदारी का होना जरूरी है, तभी जाकर वो एक विशेष जातीय समूह, एक विशेष संस्कृति के लोग
जैसे देश में एक विशेष जाति के लोगों की बात करें तो आदिवासी लोग हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में एक समुदाय है, तो उनकी भी हिस्सेदारी है हमारे देश की सत्ता में। वो भी मतलब जनता के द्वारा चुनकर हमारी संसद में आते हैं। वो भी अपने विशेष जाति के लोगों के लिए, विशेष समूह के लोगों के लिए अपनी आवाज संसद के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो भी अपने विशेष जाति के लोगों के लिए अलग अलग विशेष मांगे करते हैं सरकार से। ये तभी संभव हो पाता है जब देश में सत्ता की साझेदारी हो। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, बेल्जियम एक छोटा सा देश है। अगर हम आकार के आधार पर बात करें तो छोटे छोटे देशों में भी क्या है, सत्ता की साझेदारी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर सत्ता की साझेदारी किसी देश में नहीं होगी तो क्या परिणाम होंगे, तो वहां पर गृह युद्ध होगा। जैसे हम अगले पार्ट में बेल्जियम और श्रीलंका की बात करेंगे, वहां पर अलग अलग भाषा के आधार पर बोलने वाले लोग हैं, तो उनके बीच में काफी समय तक तनाव रहता है। अगर उस तनाव को दूर नहीं किया जाए, अगर वहां पर सत्ता की साझेदारी का निर्माण नहीं किया जाए, तो वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है। गृह युद्ध क्या कहलाता, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, गृह युद्ध क्या होता है कि एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर हिंसात्मक घटनाएं जब घटती है, जब एक देश के अंदर ही आपस में किसी विशेष बात के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं, तनाव जैसी स्थिति आती है, तो वो क्या कहलाता है, गृह युद्ध। एक तो होता है युद्ध मतलब अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, या किसी विशेष बात के लिए दूसरे देशों के साथ जो हम युद्ध करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कहलाता है। लेकिन गृह युद्ध एक देश के अंदर एक विशेष तनाव की स्थिति, हिंसात्मक घटनाएं जब घटती है तो उसको क्या कहते हैं, गृह युद्ध। इस गृह युद्ध की स्थिति को दूर करने के लिए, देश में शांति स्थापित करने के लिए, देश को अच्छे से चलाने के लिए सत्ता की साझेदारी का होना बहुत ही जरूरी है। तो आज हमने राजनीतिक शास्त्र का लेसन नंबर 1 सत्ता की साझेदारी का पार्ट नंबर 1 को अच्छे से समझा है। आशा करते हैं कि आप इस लेसन को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है तो आप अपने YouTube चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।